नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्कशीट नंबर 35 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम टॉपिक है धातु और एवं अधातु। पिछली कक्षा में भी हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। उसमें पिछली कक्षा में वर्कशीट नंबर 34 में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि आयनिक यौगिक, यह पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋण आयन कहा जाता है। इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देता है और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें धन आयन कहा जाता है। ऋण आयन अधातु होते हैं जबकि धन आयन धातु है। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणु के जटिल समूह के बन सकते हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश होता है, धनावेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश। आपको मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो यहाँ पर सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास में सोडियम का क्रमांक कितना है 11 और क्लोरीन का कितना है 17। तो आपको पता है ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कौन, क्लोरीन। ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। यानी कि हम जैसे कि किसी से पैसे उधार लेते हैं तो पैसे उधार लेने वाला ऋण देता है किसी दूसरे को तो वो ऋणी हो जाता है, जो पैसा लेता है वो ऋणी हो जाता है, देने वाला उसे वो उसका देने वाला तो उसको देता है पैसा और वो दूसरा लेने वाला ऋणी हो जाता है, तो इसमें ऋणावेश आ जाता है। ये धनावेश होता है, उस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश और जो देता है उस पर धनावेश होता है। अब आगे देखिए, हम यहाँ पर धातु और अधातु, धातु और अधातु तो प्लस धातु प्लस अधातु, तो धातु पर धनावेश और अधातु पर ऋणावेश है। आयनिक आबंध में विपरीत आवेश, देखिए यहाँ पर आयनिक आबंध में विपरीत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं। अब आपको पता है एक आयनिक बंध बनता है, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि जैसे सोडियम क्लोराइड में बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, विपरीत आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं, जिसे आयनिक आबंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। इसके विपरीत देखिए आप, ऋण आवेश और धनावेश एक साथ जुड़े रहते हैं। आपको पता है यहाँ पर दोनों एक बंध का निर्माण करते हैं और धनावेश और ऋण आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक है। अब आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक है। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। अब आपको पता है यहाँ पर जब आयनिक बंध बनता है तो एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन खोता है, दूसरा उसे प्राप्त करता है, तो एक का नुकसान होता है, दूसरा का लाभ होता है, पर दोनों, एक का नुकसान दूसरे का लाभ, दोनों कर दोस्ती करके एक बंध का निर्माण करते हैं और एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों अपना एक बंध बनाते हैं, उसमें एक परमाणु अपना नुकसान करता है और बंध का निर्माण करता है, अपनी दोस्ती निभाता है। तो यानी कि 2 परमाणु अपने एक दूसरे के नुकसान और लाभ प्राप्त करके अपनी दोस्ती को कायम रखते हैं और अपना बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि आयनिक बंध द्वारा जब जैसे अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु होती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है अधातु। तो धातु और अधातु मिलकर एक आयनिक बंध द्वारा दोनों बनते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखो आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। भौतिक प्रकृति
अब देखिए, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। अब देखो, ये ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ठोस और कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध द्वारा ये बंधे होते हैं, यानी धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण धनायन और ऋणायन उत्पन्न होता है। धनायन और ऋणायन के कारण ये एक कठोर बंध और मजबूत बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कठोर होने के कारण भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं तो ये बंधे होते हैं, तो इसको दाब डालते हैं तो ये क्या लचीलापन नहीं होता, इसके कारण ये भंगुर होते हैं और टुकड़ों में टूट जाते हैं। दोस्तों, गलनांक और क्वथनांक। अब आपको पता है, जिनके मध्य बंध मजबूत होता है, यानी कि जो कोई दो पदार्थ या कोई वस्तुएं जब मजबूती से बंधी होती है तो आपको पता है उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा या उन्हें दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से गलनांक और क्वथनांक। अब आपको पता है आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि गलनांक क्या होता है। किसी धातु के वो पॉइंट जहाँ पर वो पिघलना शुरू हो जाती है। क्वथनांक वहाँ जहाँ पर वो, यानी कि ये तो गलनांक तो होता है ठोस द्रव में बदलने वाला पॉइंट, और क्वथनांक है द्रव गैस में बदलने वाला पॉइंट। तो आपको पता है ये बहुत अधिक होता है, क्योंकि बहुत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, कि इनके मध्य आयनिक बंध होता है, उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त यानी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। घुलनशीलता, विलायता यानी उसमें घुलनशीलता। अब आपको पता है जिनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है उसकी घुलनशीलता भी कुछ विशेष होती है। ये अब देखो, यहाँ पर वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। अब वैद्युत संयोजी यौगिक यहाँ पर आपको पता है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि वैद्युत संयोजी यौगिक कौन होते हैं। वैद्युत संयोजी आयनिक बंध से बंधे हुए यौगिक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि NaCl। नमक क्या जल में घुल जाता है? आपने सभी ने ये प्रैक्टिकली रूप से देख रखा है कि NaCl यानी कि नमक जल में घुलनशील होता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये भी हम प्रैक्टिकली रूप से करके देख सकते हैं, केरोसिन और पेट्रोल क्या जल में घुल सकते हैं। आपने देखा भी हो, देखना या आपने कभी प्रयोग किया होगा या देखा होगा कि केरोसिन और पेट्रोल जल में घुलनशील नहीं होते, वो उसके सतह के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अब आपको पता है, आपने देखा होगा कभी जो ट्रैक्टर या किसी प्रकार के कोई डीजल वाले वाहन होते हैं, उनमें साइड में एक पारदर्शी वो लगा होता है, एक डिब्बा सा, उसमें डीजल ऊपर रहता है और पानी नीचे आ जाता है, जो डीजल में पानी पाया जाता है या कुछ भी, और उसको एक नीचे उसके एक हुंडी होती है, उसको खोलने से वो बाहर निकल जाता है पानी तो, और वो डीजल शेष रह जाता है। तो डीजल क्या होता है, उसमें ऊपर पाया जाता है और पानी नीचे की, यानी कि वो घुलनशील नहीं होते। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विद्युत चालकता। अब आपको पता है आयनिक यौगिक यानी आयन पाए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आयन पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं तो विद्युत के चालक होंगे, क्योंकि विद्युत प्रभावित कैसे होती है, धनावेश और ऋणावेश के कारण होती है। तो विद्युत चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अब यहाँ पर आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अब आपको पता है आवेशित कण गतिशील होंगे जब भी इसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो यदि ठोस अवस्था में होगी तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयन गतिशील नहीं होंगे, आवेशित कण गति नहीं कर पाएंगे। तो वो विद्युत का चालन किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से जो आयनिक यौगिक होते हैं जब वो ठोस अवस्था में होते हैं, कठोर अवस्था में होते हैं, तो वो विद्युत का चालन नहीं करते, और जब वो गलित अवस्था में होते हैं
तो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जगह हो जाती है और गलित अवस्था में उनको स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है कि कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सके। और ठोस अवस्था में ऐसा गति करने के लिए कणों को जगह नहीं मिलती। इस वजह से ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक गति विद्युत का चालन नहीं करते और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं तथा उनमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत चालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये है आपको एक डायग्राम, एक चित्र दे रखा है। इसमें बैटरी है, इधर बैटरी के वापर यहाँ पर देखिए आप, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें इधर देखिए, ये यहाँ पर बैटरी है देखो ये बैटरी है, इसमें इस बैटरी है, बैटरी के पास में यहाँ देखो ये बल्ब है, ये बल्ब है। इस प्रकार से ये बल्ब स्विच है। यहाँ पर देखो ये बीकर है, बीकर में ग्रेफाइट छड़ है, ये पर यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट छड़ है। और इसमें से ये यहाँ पर ये एक विलियन है, क्या है, ये विलियन है, देखो ये विलियन है। अब इसमें विलियन में जांच वाला लवण विलियन यानी NaCl है। इसको मान लो इसमें क्या भरा हुआ है, आप यदि मानना चाहे तो इसको हम मान सकते हैं कि इसमें NaCl भरा हुआ है, NaCl, ठीक है। इसमें NaCl और जल भरा हुआ है। तो आपको पता है NaCl यानी सोडियम पर धनावेश और क्लोरीन पर ऋणावेश है। ये विलयन कैसा है, आयनिक यौगिक का विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक है NaCl, तो यहाँ से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये इसको जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लग जाता है, ठीक है। पर यदि इसी ही बीकर के अंदर यदि हम इसको NaCl को निकाल के इसमें केवल हम H2O जल, शुद्ध जल भर देते हैं, तो फिर हम यदि इसको स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयनिक यौगिक उपस्थित नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण धातु और अधातु से बनता है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश से, यानी कि धातु पर धनावेश उत्पन्न होता है और अधातु पर ऋणावेश, क्योंकि धातु हम इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर देखो आप, वर्कशीट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये भंगुर आयनिक यौगिक NaCl सोडियम और क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये दोनों आयनिक यौगिक का क्षणभंगुर भंगुर का मतलब क्या होता है, जो यानी कि जिसको तो प्रेशर देने पर जो टूट जाता है, दाब देने पर जो टूट जाता है। अब देखो आयनिक यौगिक है, यहाँ पर आयनिक यौगिक NaCl है, इसका गलनांक 1074 केल्विन होता है, क्वथनांक 1686 होता है। यहाँ पर लिथियम क्लोराइड है, इसका 887 गुलनांक है और क्वथनांक है 1600 केल्विन, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड है, इसका 1045 है गलनांक और क्वथनांक है इसका 1900, ठीक है। ये बहुत अधिक है इनका। कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 है और क्वथनांक 3120 है और मैग्नीशियम क्लोराइड का 981 और क्वथनांक कितना है इसका 1685, ठीक है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अब देखो यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये देखो ये ग्रीन में दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये ग्रीन में दे रखा है, ग्रीन में दे रखे हैं, ये तो होते हैं, ये तो है क्लोराइड आयन, और ये जो दे रखे हैं इस प्रकार से ये बीच में ये जो हल्का फुल्का ये है सोडियम आयन, यानी कि ये बीच में सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है। ये जो मैं ये रख रहा हूँ बिंदी, यहाँ पर ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन, तो दोनों मिलके इस प्रकार से एक सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब देखो अभ्यास के लिए नीचे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, अभ्यास के लिए क्वेश्चन, इनमें देखिए आप अभ्यास के प्रश्न
अब एक देखो, इसमें मैं एक एक प्रश्न आपको बताता हूँ। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ऋण आयन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। और तथा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं उन पर और धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें धन आयन कहते हैं। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था इसी में, ये आप इसमें देखना चाहे तो वर्कशीट में देगा। अब आयनिक यौगिक डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है, यानी आयनिक यौगिक पर क्या डालने पर? दाब डालने पर, यानी कि वो भंगुर होता है, वो बिखर जाता है टुकड़ों में। दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अब आपको मैं ये बता देता हूँ आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर देखो, आपको पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। पहला क्वेश्चन में तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका यहाँ है, इसमें है देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पहला हो गया। फिर दूसरा है कि इसमें क्या टुकड़ों में टूट जाते हैं, दाब लागने के कारण टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। अब देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप कि इसका गलनांक और उच्च होता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें मध्य अंतर आणविक यानी अंतर आयनिक आकर्षण बंध पाया जाता है, जो बहुत मजबूत होता है। इसके कारण इसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। उसके बाद में आपके आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ठोस अवस्था में उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है, इस वजह से कण गति कर नहीं कर पाते और इसके कारण वो चालन नहीं कर पाते। यदि गलित अवस्था में आ जाते हैं तो वो गति कणों के मध्य स्थान हो जाता है और वो गति करने लग जाते हैं। तो ये देखो विद्युत का चालन, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें गमन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। दोस्तों अब आगे देखिए आप, यहाँ पर आ गया थर्ड क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालन नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। अब आपको बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दोस्तों कि यहाँ से ये आपका डायग्राम बन रहा है, इसके बारे में यह है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये बताना है कि हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में NaCl लेते हैं और NaCl लेते हैं तो आपको पता है उसमें से हम बैटरी से जोड़ देते हैं, इधर स्विच और बल्ब लगा देते हैं। जब उस स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रभावित होती है और विद्युत बल्ब जल जाता है। पर यदि उसी बीकर में हम यदि NaCl की जगह पर H2O लेकर हम इसी प्रयोग को दोबारा दोहराते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता, क्योंकि उसमें आयनों के मध्य आयनों का चालन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाता। इसके कारण विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती और उसके कारण बल्ब जलता नहीं है। तो दोस्तों आयनिक यौगिकों के बारे में आपके समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिकों का निर्माण आयनों आवेश के कारण, धनावेश और ऋणावेश के कारण होता है। वो कैसे पता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होता है। और इस प्रकार आयनिक यौगिकों के आदान प्रदान के कारण से जो एक बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं और आयनिक बंध के कारण ही आयनिक यौगिकों में ये विशिष्ट प्रकार के भौतिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। अब अगली वर्कशीट आएगी जब आपको इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।